नाक की एक साइड या दोनों साइड नाक बंद शुरू हो जाए और साथ में मुसलसल नाक बंद होना शुरू हो और नाक से सांस लेने में दुश्वारी हो और रात को बंदा पेशेंट मुंह खोल के सोता हो, खराटे वगैरह आते हों, आँखों के दरमियान सोजन हो, आँखों से पानी वगैरह आता हो, सर में दर्द हो या सर में शदीद किस्म का दर्द आना शुरू हो जाए, दिस पेशेंट शुड बी एग्जामाइंड फॉर प्रॉपर कंसल्टेशन। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। सो टुडेज टॉपिक दैट इज़ नेज़ल पोलिप, नाक में गुदूद का बनना। बेसिकली जो पोलिप होते हैं वो हमारे जो नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसे हम झिल्ली कहते हैं, जब भी उसमें सोजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें पोलिपाइटल टिश्यू बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं दीज आर पेल पेडिकुलेटेड नेज़ल म्यूकोसल स्वेलिंग। जो नाक के अंदर बनी होती है वो बिनाइन लियन होती है और वो जब भी बनती है तो पेशेंट को नाक में एक साइड पे ब्लॉकेज हो जाती है, कुछ अरसे के बाद दोनों साइड नाक बंद होना शुरू हो जाते हैं और जब ये पेशेंट को नाक बंद हो जाता है तो डेफिनेटली नाक से सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। अगर यही पेशेंट को मोस्टली देखा गया हुआ है कि उसके जो सबब होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, जो पेशेंट जिनमें एलर्जी के साइन सिम्टम्स होते हैं कि नाक से छींकियाँ आती है, नाक से कीड़ा गले की तरफ गिरता रहता है, आँखों में खराश, गले में खराश रहती है, मोस्ट कॉमन काज होता है एलर्जिक राइनाइटिस। दूसरा जो है दायमी नज़ला ज़ुकाम जिसे हम क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से भी नाक के पोलिप बन जाते हैं। तीसरा जो है दैट इज़ फंगल राइनोसाइनसाइटिस, नाक और साइनसिस में जो फंगस वगैरह बन जाता है उसकी वजह से भी नाक के पोलिप वगैरह बन जाते हैं। वो पेशेंट जिनको दमा हो जाता है, एस्थमा, उसमें भी नेज़ल पोलिप के चांसेस होते हैं। वो पेशेंट जिनमें एस्पिरिन इंटॉलरेंस हो जाती है उसमें भी जैसे कैवाटेगनल सिंड्रोम हो गया, यंग सिंड्रोम हो गए, उसमें भी नेज़ल पोलिप के चांसेस होते हैं। तो ये पेशेंट जिनमें नाक के गुदूद बने हुए हैं, दीज पेशेंट शुड बी एग्जामाइंड, जिनको हम नाक को टिप को ऊपर कर लेते हैं और नाक के गुदूद जो हैं जो ग्रेप शेप होते हैं, मल्टीपल होते हैं, वो नाक में नज़र आ शुरू हो जाते हैं। और या दूसरा हम एंडोस्कोपी से नाक का मुआयना कर लेते हैं जिसमें आपको पूरी की पूरी जो पोलिपाइटल टिश्यू है आपको वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को फिर हम एग्जामाइन के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ सीटी स्कैन ऑफ नोज़, पैरानेज़ल साइनसेस, फेस प्रोटोकॉल, जिसमें आप नाक की साइनसेस और आसपास में कहाँ पे इसकी एक्सटेंशन है उसको आप देख लेते हैं। और जब आपने इन्वेस्टिगेशन आपने कर ली तो डेफिनेटली उस पेशेंट को फिर आपने मैनेज करना होता है, क्योंकि अगर गुदूद को प्रॉपरली टाइमली मैनेज ना किया गया तो चांसेस होते हैं कि ये गुदूद आँखों में ना चले जाएँ, ये गुदूद इंट्राक्रैनियल दिमाग में ना चले जाएँ या इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाए। तो जिन पेशेंट्स को अगर ये ऑर्बिट में जाना शुरू हो जाते हैं तो पेशेंट्स को आँखों के दरमियान सोजन फील हो जाती है, आँखें बाहर निकली महसूस होती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में उसको मसला हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर में शदीद किस्म का दर्द हो और सुन महसूस हो जाता है। बाज़ पेशेंट को दिल मतली वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। अगर इसको टाइमली मैनेज ना किया गया तो नाक पे उसका प्रेशर पड़ जाता है। कॉस्मेटिकली पेशेंट को नाक बुरा लगता है, नाक फूला सा फील होना शुरू हो जाता है। बाद पेशेंट को मुसलसल चीज़ें करने की वजह से, मुसलसल डिजीज़ की वजह से इवन एस्थमा भी पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को दे शुड बी मैनेज अकॉर्डिंगली प्रॉपरली, अदरवाइज दिस कॉम्प्लिकेशन कैन बी प्रोसीड। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट का वास्ता है तो उसके एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, दूसरा इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। 70 to 80% दिस इज़ मेडिकली डिजीज़। जिस पेशेंट को हम लोकल और सिस्टमिक स्टीरॉयड दे देते हैं 1 मिलीग्राम पर केजी के लिहाज से, उसको हम स्टीरॉयड दे देते हैं, फिर उसको टेपर डाउन कर लेते हैं। जो लोकल स्टीरॉयड्स दे देते हैं उसमें काफ़ी जो पोलिप हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, साइज़ उसकी काफ़ी उसकी कम हो जाती है, आहिस्ता ऐसे वो बिल्कुल रिग्रेस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और साथ में उसमें एंटीहिस्टामिन का रोल होता है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है उसको साथ में हम दे देते हैं, म्यूकोलाइटिक साशे हैं वो दे देते हैं, नेबुलाइज वगैरह पेशेंट को किया जाता है। अगर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली उसमें हम एंटीबायोटिक भी साथ में पेशेंट को दे देते हैं। कफ है तो एंटीट्यूसिव मेडिसिन भी दी जाती हैं।
वो पेशेंट जिनको मेडिकली 70-80% ठीक हो जाते हैं, जो 20% पेशेंट होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है, डेफिनेटली तो पेशेंट को काउंसिल किया जाता है, कंसेंट ली जाती है, फिट किया जाता है, देन वी हैव टू प्रोसीड फॉर इंटरवेंशन, फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है। पहले पेशेंट होता था जिसको नाक में ब्लाइंडली गुदूद को निकाला जाता था, जिसे इंट्रानेज़ल पोलिपेक्टोमी कहते हैं। हाँ, मगर जो लेटेस्ट टेक्निक दैट इज़ द एंडोस्कोपिक सर्जरी, दैट इज़ फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। आप उसमें ना कट देते हैं, ना आपको टांका देते हैं, ना उसमें आपको स्कार मार्क होता है। आप अंडर विजुअलाइजेशन एंडोस्कोप से आपने जहाँ पे भी जो यहाँ पे मैक्सिलर साइनसेस हैं वहाँ से डिजीज़ निकालते हैं, जो इथमाइडल साइनसेस हैं आँख और नाक के दरमियान वहाँ से डिजीज़ निकालते हैं, जो फ्रंटल साइनसेस है वहाँ से डिजीज़ निकालते हैं, जो दिमाग के पास स्फिनॉइड साइनसेस है वहाँ से डिजीज़ निकालते हैं। तो उसमें साइनसेस की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का फंक्शन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो दैट इज़ द लेटेस्ट टेक्निक फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। और ये डे केयर प्रोसीजर है कि पेशेंट आ गया आपका, सुबह को आपने सर्जरी की, शाम को पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। टाइम इसमें एक साइड पे अगर डिजीज़ है 1 से 1.5 घंटे में सर्जरी हो जाती है, अगर दोनों साइड पे है तो मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे की सर्जरी हो जाती है। और पेशेंट को हम 2 से 3 दफ़ा फॉलोअप करते हैं, हर हफ्ते उसको हम बुला लेते हैं। वो पेशेंट जो प्रॉपर फॉलोअप करते रहते हैं, प्रॉपर मेडिकेट लेते रहते हैं, उसमें लीस्ट चांसेस होते हैं रिकरेंस के। सो इट्स ऑल अबाउट नेजल पॉलिप, इट्स प्रिवेंशन, इट्स ट्रीटमेंट एंड इट्स फॉलोअप। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।